हेलो एवरीवन। आज हम लोग एविडेंस एक्ट की स्टार्टिंग करेंगे। एक एक्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया ऑड नंबर्स में। एक जो दिन डे 1, 3, 5, 7, 9, 11 था, इसमें आईपीसी पूरी हो गई। अब ऑड नंबर्स 13, 15, 17, 19, 21 इस तरह से आपको एविडेंस एक्ट मिलेगा। एक एक्ट कंप्लीट कर चुके हम लोग, दूसरे एक्ट पे आ गए हैं। दूसरा एक्ट आपको ऑड नंबर में लगातार आपको 2, 4 पहला दिन मिला था सीआरपीसी, फिर 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से सीआरपीसी आपको मिल रहा है। ऑड नंबर में एविडेंस स्टार्ट कर दिया हमने। पहला दिन है इसका, पहला टॉपिक साक्ष्य अधिनियम की धारा जो है एक, वो क्या कहती है। अधिनियम का विस्तार, हर धारा अधिनियम के विस्तार से संबंधित होती है। पहली वाली इसमें बताया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित कार्रवाइयों के सिवाय सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। पूछा इस तरह से जाता है कि एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ नहीं लगता, कहाँ नहीं लगता वो समझ लें, बाकी हर जगह लगता है। तो पहला है आर्मी एक्ट, दूसरा है द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, तीसरा है द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, चौथा है द एयरफोर्स एक्ट, पांचवा है एफिडेविट जो आप शपथ पत्र देते हैं कोर्ट में, छठा है प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, मध्यस्थम के समय, मध्यस्थम कार्रवाइयाँ होती हैं उनके समक्ष जो आप देखेंगे तो वहाँ पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता, बाकी हर जगह लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 कुछ पॉइंट्स को समझाती है, बताती है, एक्सप्लेन करती है जो पूरे एविडेंस एक्ट में यूज होते हैं पॉइंट। इसमें पहला देखें, अगर हम लोग 3B में तथ्य, फैक्ट बताया गया है। कभी कभार हम लोगों को तथ्य की इंग्लिश नहीं पता होती है तो क्वेश्चन हम लोगों से छूटता है। तथ्य कहते हैं फैक्ट को। फैक्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझें। हर जगह तथ्य वर्ड आप देखेंगे, हर एक्ट में, हर सेक्शन में आपको तथ्य मिलेगा। तथ्य होता क्या है इसको समझ ले। तथ्य से अभिप्रेत, क्या अभिप्रेत है तथ्य से? पहली बात, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, मतलब कोई ऐसी बात, वस्तु जो हम इंद्रियों से व्यक्त कर सकें। दूसरी बात, बोधगम्य हो, जिसका बोध कर सके, ज्ञान कर सके। दूसरी बात है कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, ऐसी कोई मेंटल स्टेज जिसका अंदाजा कोई व्यक्ति लगा ले तो उसको कहते हैं तथ्य। ये दो बातें ध्यान रखना है, याद कर लेना है बिल्कुल आपको। फिर साक्ष्य अधिनियम धारा 3C में सुसंगत, ये वर्ड बहुत आता है। सुसंगत मीन्स रिलेवेंट, रिलेवेंट मीन्स एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वो तथ्य उस दूसरे तथ्य से संशक्त है। संशक्त या संशक्त भी मिलता है, कहीं छोटा सा बना है, कहीं बड़ा सा बना है। कहने मतलब है एक दूसरे से रिलेटेड है कोई तथ्य तो वो कहलाता है उसका, वो तथ्य एक दूसरे के वो सुसंगत है। इस अधिनियम में धारा 5 से लेके आपको चले जाइए 55 तक सुसंगत के ही बारे में बताया गया है। फिर आ जाइए आप साक्ष्य अधिनियम की धारा 3D, जिसको कहते हैं विभागक या विवादित तथ्य, विभागक या विवादित तथ्य। इनको फैक्ट इन इशू कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब समझ ले, फैक्ट इन इशू होता क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है ये। ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संग संग, मतलब साथ में, किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान मीन्स अफर्म, हाँ कहना, या प्रत्याख्यान मीन्स मना करना, किया गया है,
अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। ये बड़ा टिपिकल डिफिनेशन है। कहने का मतलब है विवादक या विवादित तथ्य वो होते हैं जो अकेले से किसी बात को डिसाइड कर दें, जिसको मामले में उठाया गया है, या उसको होने ना होने के बारे में अकेले या किसी और के साथ मिलकर उस बात को एक्सप्लेन कर दें, उसकी उत्पत्ति को बता दें, जिस तथ्य से पूरा मामला निपटाया जा सके, उसको कहते हैं विवादित तथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, केस की जान होते हैं ये। फिर आ जाइए आप साक्ष्य अधिनियम धारा 3E में दस्तावेज को बताया गया है। दस्तावेज हम पहले भी बताए हैं आपको आईपीसी में। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय विपरीत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्त किया या वर्णित किया गया है और जिसे अभिलेख के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। हर वो चीज़ जिसको आप कहीं पर लिखें, मार्क कर दें, लाइनें बना दें और उसको दस्तावेज के तौर पर अगर आप पेश कर पा रहे हैं और या उस इंटेंशन से आपने बनाया है, वो लिखा है कि दस्तावेज के एविडेंस के तौर, अभिलेख के तौर पर पेश करेंगे, तो वो हर चीज़ दस्तावेज है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक केस आया दिलीप बनाम केरल राज्य 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में, पेन ड्राइव होते हैं, इसमें कहा कि अगर ये सक्षम व्यक्ति के पास हैं और वो उसे ऑपरेट कर रहा है तो ये सारी चीज़ें दस्तावेज हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे चले हम लोग। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 4 में 4 का खा गा है 3, हालांकि इसमें खंड नहीं दिए गए हैं वेयर एक्ट में, मगर इसको 4 का माने। 4 में सबसे पहले बताया गया उपधारणा कर सकेगा। पहले तो आप उपधारणा समझिए। उपधारणा का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में राय बना लेने को एक तरह से आप कहोगे उपधारणा। और उपधारणा हमने नीचे आपको बताई है। उपधारणा का कितने तरह की होती है? 2 तरह की, तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा। तथ्य की सारी उपधारणाएं खंडनीय होती हैं, खंडन किया जा सकता है उनका। विधि की उपधारणाओं में 2 प्रकार की है, खंडनीय उपधारणाएं और अखंडनीय उपधारणाएं। तो इस पूरी कभी कभार अलग अलग तरह से की खंडनीय उपधारणाएं क्या हैं, अखंडनीय उपधारणाएं क्या हैं, विधि की उपधारणाएं क्या हैं, तथ्य की उपधारणाएं क्या हैं। तो इन 3 तरह की उपधारणाओं पे कम से कम 10 तरह के प्रश्न बनते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लें, याद करें और इसको इम्प्लांट करें। जैसे पहले बताया गया है, उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा का मतलब है तथ्य की उपधारणा है, ये विधि की उपधारणा नहीं है। पहली बात प्रिजम्पशन कहते हैं और इसको कहते हैं मे प्रिज्यूम। उपधारणा कर सकेगा मतलब मे प्रिज्यूम। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो तथ्य को साबित मान सकेगा यदि और जब तक वो नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। इसमें हमने आपको शॉर्ट में लिख दिया है। धारा जो है 86 से लेकर 90 तक, एविडेंस एक्ट की धारा 86, 87, 88, 88 में उपखंड है ए बी और 90 सिवाय 89 के, ये सारा की सारी उपधारणाएं जो हैं वो तथ्य की उपधारणाएं हैं। और तथ्य की उपधारणाएं में आप न्यायालय उपधारण कर सकेगा, ये बात आप लिखेंगे। धारा 88 का सिर्फ एक उपखंड है 88A, शायद हमने बी भी कह दिया था, ए है सिर्फ 88A। फिर दूसरा टर्म आएगा उपधारणा करेगा, इसको कहते हैं शैल प्रिज्यूम। ये थोड़ा भारीपन है इसमें। ये विधि की उपधारणा है और विधि की खंडनीय उपधारणा है, खंडन किया जा सकता है मगर विधि से संबंधित है। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा ये निर्दिष्ट है कि न्यायालय किन्हीं तथ्यों की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक ये नासाबित नहीं किया जाता है। ठीक, जो तथ्य
दिया गया उसको साबित मानेगा जब तक कि ना साबित ना कर दिया जाए। इसमें मानेगा, उसमें मान सकेगा। इस अधिनियम की धाराएं कौन कौन सी इसमें आती हैं? जैसे अभी उसमें एक्सेप्शन में हमने देखा, वो यहाँ आ जाएगी। पहले हम देखें 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85A, 85B, 85C, 85 के 3 खंड हैं, तथा 89 जो ऊपर छूट गई थी, अर्थात 79 से लेके 85 तक सारी धाराएं, और एक और जोड़ दीजिए आप 89, तो ये सारी धाराएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा करेगा में आएंगी। उन सेक्शंस का भी एक्सप्लेनेशन यहीं से मिल जाता है, क्योंकि वो सेक्शंस जो ये सेक्शन हमने लिखे हैं इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही पूछे जाते हैं उपधारणा करने से कौन से संबंधित है, कर सकेगा से कौन से संबंधित है, ये इस तरह के प्रश्न वहाँ से आते हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आगे के भी सेक्शन आप 79 से लेके 90 तक के पढ़ रहे हैं, ये समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर आप इसमें आ जाइए आगे, निश्चायक सबूत। ये भी विधि की उपधारणा है, और ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है। इसको खंडन करने की अनुज्ञा न्यायालय नहीं देता है, आज्ञा नहीं देता है। बात को समझे। जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा। इस अधिनियम की धाराएं कौन कौन सी आती हैं निश्चायक सबूत में, वो देख लें। 41, 112, 112 को हम बहुत एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में आगे चल के। 113, 115, 116, 117, ये सारी धाराएं जो हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निश्चायक सबूत में आती हैं। कहने का मतलब है, अगर एक तथ्य दूसरे संबंधित है और एक को साबित कर दिया है तो दूसरा साबित मानेगा, और उसको ना साबित करने की अनुज्ञा आपको नहीं मिलेगी कोर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरी समरी को हमने चार्ट में प्रो दिया है, आप चार्ट को देख लें। सारे जितने भी नोट्स 1 दिन से 100 दिन तक के हम दे रहे हैं PCSJ मेंस के लिए, कंप्लीट नोट्स हैं। उसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको PDF या नोट्स के फॉर्म में दे रहे हैं, जो कि यही नोट जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको आप समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। डाउनलोड करके हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए। आगे चलें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 क्या कहती है? एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेस जेस्टे भी कहते हैं, कई तरह से आता है। क्या मतलब है इस सेक्शन का, समझे। जो तथ्य विभाग या विवादित ना होते हुए किसी विभागक या विवादित तथ्य से इस प्रकार संशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं। वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थान पर घटित हुए हों। मतलब विवादित ना होते हुए भी, विभागक ना होते हुए भी विभागिक तथ्य से संशक्त हों, रिलेटेड हों, कोरिलेटेड हों, संबंधित हों, और वो एक ही समव्यवहार के भाग हों, तो वो भी सुसंगत होंगे। इसमें 2-3 निर्णय दिए गए। पहला निर्णय समझें आप, रटन बनाम क्वीन का है, जो 1971 में दिया गया। इसमें हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इतने से आपको याद रह जाएगा, टेलीफोन पे सूचना। इसका मतलब है, एक स्त्री ने टेलीफोन एक्सचेंज पे कॉल की कि हमको जो है, हमें ये आदमी मार डाल रहा है और ये हमें गोली मार दी है इस आदमी ने। और बात करते ही करते फ़ोन कट गया। 5-7 मिनट बाद जब टीम वहाँ पहुँची तो वो औरत मरी हुई थी। कहने का मतलब, इसके स्टेटमेंट को इस रेस जेस्टे का पार्ट माना गया और दोष सिद्ध की गई उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने गोली चलाई थी। दूसरा निर्णय आर बनाम फोस्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, गवाह ने भागता हुआ ट्रक देखा। कहने का मतलब है, इसमें हुआ क्या था, कोई व्यक्ति किसी को कुचल के जा रहा था और बहुत तेज ट्रक उसने देखा, स्पीड में अनियंत्रित करके ट्रक चला रहा था।
तो उस व्यक्ति का जो मौखिक साक्ष्य था उसको न्यायालय ने माना कि हाँ, इन्होंने ट्रक को जाते देखा, अनियंत्रित था, तेज था, इसका मतलब इसी ट्रक ने कुचला होगा और उस ट्रक ड्राइवर को सजा हुई। कहने का मतलब है आर बनाम फोस्टर 1834 केस रेस जस्टिस से रिलेटेड है। अब आ जाइए धारा 9 में, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः पुनः के लिए आवश्यक तथ्य। इसी सेक्शन को शिनाख्त परेड के नाम से जाना जाता है। ये शिनाख्त करने में, पहचान करने में धारा ये काम आती है। पूछा जाता है पहचान करने से रिलेटेड कौन सी धारा है, तो धारा 9 है। क्या कह रहे हैं, वे तथ्य जो विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक है, या अथवा जो किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, अथवा जो किसी वस्तु या व्यक्ति की जिसकी पहचान सुसंगत है हो, मतलब उस मामले में वो पहचान मायने रख रही है, तो पहचान स्थापित करते हैं, तब वे तथ्य वहां तक सुसंगत है जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। ये बात ध्यान रखिए। इस मामले में एक केस है राजा बनाम राज्य, इसको समझिए बहुत ध्यान से। इस राजा बनाम राज्य में कहा गया, ये ब्रैकेट में आप लिखेंगे पुलिस निरीक्षक के माध्यम से पहचान परेड, ये 2019 का केस है। इसमें ईयर, एक मिनट, इस राजा बनाम राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में बताया गया कि जो पहचान परेड होती है, शिनाख्त परेड होती है, वो एक संपोषक तथ्य है, मतलब अन्वेषण का पार्ट है। हालांकि अगर ये पहचान परेड जो है सारी जो उसमें संदेह हैं उनसे मुक्त है, तो सिर्फ पहचान परेड के आधार पर भी सजा दी जा सकती है, ये इस केस में बताया है। और पहचान परेड के आधार पर दोष सिद्ध की पुष्टि की सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सेशन कोर्ट द्वारा दिया गया था निर्णय। अब इसमें आ जाइए सेक्शन 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कह रहा है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। इसी सेक्शन का दूसरा नाम है प्ली ऑफ एलिबाई। इसका क्या मतलब है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। दो बातें इसमें ध्यान रखना है। पहली बात, पहला पॉइंट, यदि वे किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। दूसरी बात, यदि वो असंगत है तब भी वो सुसंगत है, ये बात समझना है। यह दूसरा पॉइंट, यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव या अधिसंभाव बनाते हैं। मतलब किसी तथ्य, सुसंगत तथ्य या विभागक तथ्य को बहुत ज़्यादा संभाव बना दें या बहुत ज़्यादा अलग असंभव बना दें लगभग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है विकास पांडे बनाम बिहार राज्य, 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में कहा गया कि अगर अभियुक्त ये साबित करने में, मान लीजिए अभियुक्त जो है ये साबित करने में नाकाम रहे कि वो घटना स्थल पर उपस्थित था, ये नहीं साबित कर पाया कि वो घटना स्थल पर नहीं था, तो भी न्यायालय ये नहीं मान लेगा कि वो घटना स्थल पर उपस्थित था। कहने का मतलब, अगर वो ये साबित करने में असफल रहता है कि घटना स्थल पर उपस्थित था, तो न्यायालय ये नहीं मान लेगा कि वो संबंध है उसका अपराध से या वो घटना स्थल पर था। ठीक, अब सेक्शन 14 पे आ जाइए। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। क्या कहती है धारा, मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति बैर या सदिच्छा दर्शित करने वाले, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य कब सुसंगत हैं, दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है जबकि ऐसी दशा का अस्तित्व विभागक या सुसंगत हो। कहने का मतलब है, अगर ऊपर वाली किसी दशा के बारे में कोई ऐसा न्यायालय समझ रहा है कि वो बात सुसंगत होगी, तो वो उन बातों के अस्तित्व के
तथ्य विभागक या विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व के बारे में जानकारी देंगे। 2 स्पष्टीकरण है इसमें, इसको धारा को एज इट इज याद करना है, थोड़ी टिपिकल है मगर याद करना पड़ेगी। स्पष्टीकरण 1 क्या है? सुसंगत होने के लिए मन की दशा साधारणता नहीं बल्कि प्रश्नगत विशिष्ट विषय में अस्तित्व में होने चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कोई आदमी उपेक्षावान गाड़ी देता है तो ये कहा गया ये उपेक्षावान या मतलब गलत गाड़ियां या जिनमें त्रुटिपूर्ण गाड़ियां देने का अभ्यासता उपेक्षावान है ये व्यक्ति। तो अभ्यासता उपेक्षावान जो है ये विसंगत है, ये न्यायालय नहीं मानता है, क्योंकि ये साधारण क्या मामलों में नहीं लगेगा, विशिष्ट मामलों में ये धारा लगती है। दूसरी बात है कि अगर किसी पूर्व दोष सिद्धि की गई है तो अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत तथ्य होगी, ये बात मानी गई है। फिर धारा 25 में आ जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित ना किया जाना। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। धारा सिर्फ इतनी सी है ये। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आया 2020 में, तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2020 में, तमिलनाडु राज्य ने कहा कि ये विवाद उठा कि एनडीपीएस के अधिकारी जो है वो पुलिस अधिकारी है या नहीं। तो बहुत इसमें दो मत हो गए। तो बहुमत वाली पीठ ने कहा कि एनडीपीएस के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और इनके समक्ष की गई संस्वीकृति को न्यायालय में साबित नहीं किया जाएगा। इस केस को जरूर ध्यान रखिए, पॉज करके अपने वर्ड्स में केस को लिख लिया करिए आप वीडियो को। फिर आ जाइए धारा 26 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती है। पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। कहने का मतलब क्या है? कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन, कि अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई है तो वो मानी जाएगी संस्वीकृति, वरना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें एक, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह या सिंघाड़ा सिंह भी कहते हैं इनको। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। इस मामले में हमने लिख दिया है कि इसका निचोड़ के मामले में अवधारणा प्रदान किया गया कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्वीकृति तभी ग्राह्य होगी जब वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में वर्णित ढंग से प्राप्त की गई हो। 164 सीआरपीसी संस्वीकृति को बताती है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए आप अगले सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कह रहा है? अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु से ये स्टार्ट होता है सेक्शन। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में ये अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वो संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टता संबंधित है, साबित की जाएगी। कहने का मतलब है पुलिस अभिरक्षा में हो अभियुक्त तो जब वो बताएगा तो जितनी उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जो चीज़ मिल जाएगी सिर्फ उतनी ही साबित की जाएगी, बाकी नहीं साबित की जाएगी। जैसे निर्णय दिया गया एक 1947 का निर्णय है ये, पुलकुरी कुटैया एवं अन्य बनाम एम्परर 1947 में पीसी ने दिया था ये निर्णय। इसमें बताया गया धारा 27 के अधीन केवल वही भाग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्राप्त वस्तु से सीधे संबंधित है। मतलब अभियुक्त जो प्राप्त करा देता है पुलिस को, सिर्फ वही माना जाएगा साक्ष्य में, बाकी कुछ नहीं। अभी लेटेस्ट निर्णय आया रंजीत कुमार हलदर बनाम सिक्किम राज्य में, ये 2019 का केस है। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? इसमें हुआ क्या था, रंजीत कुमार हलदर बनाम सिक्किम राज्य 2019 में
इसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी और उसका जो शव था वो अपने आंगन में गड्ढे के नीचे दबा दिया और उसके ऊपर लकड़ियां बिछा दी। पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने औरत ने बताया कि यहाँ पर आंगन में ये शव दबा हुआ है। पुलिस ने वो शव बरामद किया। तो उसके बेस पर चूंकि परिस्थिति ये मजबूत परिस्थिति थी और इस बेस पर चूंकि अब साक्ष्य प्राप्त कर लिए गए, अभियुक्त कस्टडी में था, तो निर्णय दिया गया कि ये लोग ही अपराधी हैं, इन्होंने ही मर्डर किया था और इसको दबा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको 4-6 लाइनें अपने वर्ड्स में जो हमने बताया उसको पॉज करके लिख लीजिए। फिर आ जाइए धारा 30 में, साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। क्या मतलब है? जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विचारित हो रहे हैं साथ में और उनमें से एक संस्वीकृति करता है और वो संस्वीकृति साबित हो जाती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध या अन्यों के विरुद्ध न्यायालय साक्ष्य में लेगा। निर्णय इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसमें अवधारित किया गया कि सही अभियुक्त, चूंकि जिनका संयुक्त विचारण हो रहा था सही अभियुक्त हैं, वो सही अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को मौत या उम्र कैद की सजा नहीं देनी चाहिए, ऐसा इस केस में कहा गया है। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है, लास्ट सेक्शन है धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या कहती है? वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। पहले धारा समझे। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपापत नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयं सुसंगत है। ये इतनी धारा आप 32 लिखेंगे। फिर इसके बाद सबसे मेन जो आता है उपधारा 1, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि वो मृत्यु के कारण से संबंधित है। ऊपर बताया गया मर जाए, मिले ना या बहुत असुविधा हो रही हो तो इन सब मामले इससे संबंधित होते हैं, मगर इसमें सबसे मेन मामला है उपधारा 1, जबकि वो मृत्यु के कारण से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन समझे। जबकि वो कथन किसी व्यक्ति द्वारा किसी मृत्यु के कारण जबकि वो कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे वो उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्रवाई की प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है मरने वाले व्यक्ति का मृत्यु या मरने वाले व्यक्ति का मौखिक या लिखित कथन, चाहे वो किसी हाल में हो, चाहे उस आदमी को लगता हो कि मर जाएंगे या नहीं मरेंगे, चाहे किसी हाल में भी दिया गया हो, उस कथन को सुसंगत कथन माना जाएगा। और बहुत से मामलों में सिर्फ उसके कथन पर सजा हुई है और यही बात कही गई है पूनम बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में। हम एक एक केस आपको समझा रहे हैं। पहला केस है नरेश कुमार बनाम कलावती 2021, ये हमने आईपीसी में बताया है आपको 498A में। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि महिला इसमें 98% जल गई थी और उसके जो मृत्युकालिक कथन लिखे गए थे वो विरोधाभास उत्पन्न कर रहे थे, आभासी प्रतीत हो रहे थे, उनमें समता नहीं थी, इसलिए इस समानता न होने के कारण मृत्युकालिक कथनों में न्यायालय ने अभियुक्तगण को बाइज्जत, सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया था। हालांकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से भी उन्हें दोष मुक्त किया गया था। पूनम बाई बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में बताया गया, इसमें औरत जो है 100% जल चुकी थी और उसका कथन भी फर्जी था, फर्जी लिखा था पक्षकार, उसने अभियोजन पक्ष ने,
और मामले को इसमें भी निस्तारित मतलब मना कर दिया गया कि 100% जली हुई औरत कैसे बयान दे सकती है, इसलिए ये सारे साक्ष्य गलत हैं, गढ़े गए हैं और उसको मृतकालिक कथन नहीं माना गया। पूनम भाई बनाम छत्तीसगढ़ 2019 में। क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में हुआ क्या था, हाई कोर्ट ने केस दिया, इसमें औरत का गला कट चुका था, उसने सिर्फ इशारे से बताया था कि इस अमुक व्यक्ति ने मेरी हत्या की है, ऐसे इशारे से बता दिया आंख से, और उस इशारे को ही हाई कोर्ट ने एक आधार मान लिया, मृत्युकालिक कथन मान लिया और अभियुक्त को दोषित किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर डायरेक्ट सर्च करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट। हम आपको इस तरह के वीडियो और भी देते रहेंगे। और रिटर्न में सब आपको एविडेंस एक्ट मिलेगा 13, 15, 17 इन सब में। थैंक यू।